अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो बयान दिया सोशल मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से। ना सिर्फ माजरत की कौम से कि 12 से 3 बजे तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों की हफाजत के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाईं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पूरी तौर पर कलादम करार दिया जाएगा। शेख रशीद साहब ने और वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने ये ऐलान किया कि ना सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन के तहत कलादम करार दिया जाएगा, सेक्शन 11B के तहत उनको बैन किया जाएगा, लेकिन साथ में वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत उज़्मा में एक रेफरेंस भी जाएगा और इस फैसले के मुतलाशी होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पूरी तौर पर परमानेंटली बैन कर दिया जाए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, सीनियर कॉलम नगार, सीनियर तजियाकार ज़ैगम खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। अहमद बिलाल महबूब साहब, इसके बाद सर कुछ और अमूर पर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ हुआ आज, ना सिर्फ काबीना में रिशफल हुआ, आपने देखा ज़मानतों का भी सिलसिला जारी है हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान के हवाले से। लेकिन अगर पहले ये बात कर लें सर, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बतौर एक तंजीम, आप सर ना सिर्फ कानूनी अमूर पर लेकिन इंतखाबी अमूर पर भी आपकी गहरी नज़र रहती है। ये एक ऐसी जमात है जिसने मुल्क भर में 5th हाईएस्ट वोट हासिल किया, 4% इलेक्टरेट के जो वोट्स थे उसको पड़े। सिंध असम्बली में उसकी कुछ नशिस्तें भी हैं, लेकिन पहले भी हमने देखा, चाहे जमात इस्लामी के साथ हो, चाहे नेशनल अवामी पार्टी के साथ हो, सियासी जमातों पर पाबंदी लगी है। इस लाहे अमल को अहमद बिलाल साहब किस तरह तस्वर करते हैं? ATA के अंडर बैन करना और फिर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत के पास जो इक़दामात अवेलेबल थे इस मामले को डील करने के लिए जी, वो इस स्टेज पे जब सूरत हाल पहुँच गई थी तो गालिबन इसके अलावा चारा नहीं था। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक इब्तदाई अमल है। सारे मामले को गुज़श्ता कई सालों से मुस्तकिल ख़राब किया जाता रहा है। उनके साथ बार बार मुआहदे किए गए हैं, उनको बार बार उनके साथ रवैया ऐसे रहा है कि जैसे उनको एश्योरेंस दी जा रही है कि हम भी आपके साथ हैं, हम और आप एक ही बात कर रहे हैं। उससे उनके हौसले मज़ीद बढ़े हैं। तो अब ये हालात इस नतीजे पर जब पहुंच गए और जब पिछले 3-4 दिन से पूरा मुल्क यरगमाल हो गया, तो मेरे ख्याल में अब कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था। तो अब ये एक्शन तो लिया गया, ये मैं तो समझता हूँ ये दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद बहुत से एक्शंस मज़ीद लिए जाने चाहिए ताकि उस माइंड सेट को और ये जो एक सोच पैदा हो गई है कि माशरे के अंदर आप किसी भी शख्स को एक उसके बारे में पहले डिक्लेरेशन जारी करें कि वो क्या है और फिर उसको खुद ही सज़ा भी देने का अमल शुरू कर दें, तो लोगों के अंदर अगर ये रुझान बरकरार रहेगा तो खाली पार्टी को बैन कर देने से फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं पार्टी को बावजूद इसके कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, मेरे ख्याल में ये हुकूमत का इक़दाम दुरुस्त है। अल्लाह उनको इस्तकामत दे कि इसके ऊपर वो कायम रहे। ठीक है ज़ैगम खान साहब, अभी जो अहमद बिलाल साहब ने बात की, इस पर सर एक दिलचस्प नुक्ता उठता है। जो हुकूमत वक्त पर तनकीद करते आ रहे हैं और तहरीक लब्बैक के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर तनकीद करते आ रहे हैं कि रियासत किधर है, रियासत क्यों नहीं इस तरह के शो ऑफ फोर्स का जवाब देती, अपने रिट को कायम करती। अब सर वही लोग कह रहे हैं कि एक सियासी जमात को कलादम करार देना गलत है, उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की खिलाफ वर्जी है, ये दुरुस्त हल नहीं है। तो इसमें सर कोई है मुस्बत बीच का रास्ता जो कि बिल्कुल ही आइडियल सिनेरियो होगा और ऐसी तंजीम के जवाब में आइडियल सिनेरियो होगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल है, और शायद मुझे याद नहीं पड़ता मैंने पिछली दफ़ा कब बिलाल साहब से अदम इत्तफाक किया था, लेकिन आज मुझे करना पड़ रहा है। देखिए, सियासी जमात को बैन करना मेरे ख्याल में एक डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंतहाई कदम होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन का रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हर तबका फ़िक्र, हर सोच की नुमाइंदगी करती हैं। वो सोच भी हो सकती है जो एक बड़ी हद तक जिसको मेन स्ट्रीम में या हम जैसे लोग एक ल्यूनेटिक फ्रिंज समझते हों,
लेकिन ये बेहतर होता है कि ऐसी सोच भी सियासी तौर पर जाहिर हो, बजाय इसके कि वो अंडरग्राउंड जाए और गैर कानूनी तौर पर उसका इजहार हो। मेरी राय में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको पॉलिटिकल तरीके से काउंटर करना चाहिए, उसको कोर्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काउंटर नहीं करना चाहिए, ऐसी आवाज़ों को बंद नहीं करना चाहिए। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। देखिए, पिछले 70 साल में पाकिस्तान में मजहबी जमातें कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकी, वोट नहीं ले सकी, पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर नहीं कर सकी। अब इस पर बहुत से पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट, बड़े अच्छे पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट, उनका ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मजहबी जमातों को उनकी डेमोक्रेटिक फ्रीडम मिली है, डेमोक्रेटिक राइट्स मिली है। उनके साथ वो सलूक नहीं किया गया जो मिडिल ईस्ट के बहुत से मुल्कों में इस्लामिस्ट पार्टी से किया गया, जिसके नतीजे में आपने देखा कि वहां का इस्लामिज्म, वहां की मजहबी जमातें एक बिल्कुल और रुख पे चली गई, इंतहा पसंदी की तरफ चली गई, मुल्कों के लिए खतरा बन गई। अब दूसरी बात जो आपने दरमियानी रास्ते की, देखिए मसला पॉलिटिकल पार्टी का तो नहीं है, मसला तो ये है कि कानून को तोड़ा गया और बार बार तोड़ा गया और बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ा गया। कानून की किताब में कहाँ इस बात की इजाजत है कि तशद्दुद किया जाए, प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाए, लोगों की टांगें तोड़ी जाए, कानून नाफिज करने वाले जो मुहाफिज हमारे हैं उन पर तशद्दुद किया जाए। तो रूल ऑफ लॉ के जरिए से बहुत पहले इन सब से निपटा जा सकता था। अभी निपटने की जरूरत है, इससे कोई शक नहीं कि इन 3 दिन में जो कुछ हुआ उसके नतीजे में हजारों लोगों को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। जो राइटिंग हुई आइडेंटिफाई करके आज के दौर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं की भी हो गई। आप देखिए लंदन में राइट हुए तो क्या किया उन्होंने कैमरास के जरिए आइडेंटिफाई करके एक एक को सजा दी। या तो हम खुला छोड़ देते हैं या फिर हम आखिरी स्टेप पर चले जाते हैं। आप खुद कानूनी तौर पर बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं। देखिए मेरी अपनी राय में तो आपको ये तय करना होगा कि क्या ये सब कुछ जो हुआ वो जमात ने एक जमात के तौर पर कमिट किया। देखिए आप मेरी हेल्प कीजिए, क्या एक सियासी जमात जो है एक लीगल एंटिटी, लीगल इंडिविजुअल है या नहीं? अगर वो एक कानूनी फर्द की हैसियत रखती है तो उसको किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल, यानी अपने तौर पर 5, 10 या 1000 लोग अगर कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं तो उसकी सजा बरह रास्त एक लीगल एंटिटी को नहीं दे सकते जो एक पार्टी है। ये ज़ैगम खान साहब, मैं ये जरा पुट कर लूं अहमद बिलाल महबूब साहब से। सर अभी जो ज़ैगम खान साहब ने कहा तंजीम, मजहबी तंजीमों के हवाले से, और उन्होंने काफ़ी एक तारीख़ी मिसाल दी सर, आप बैनुल-अक़वामी सतह पर भी देखें, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मिस्र में जब भी आपने मुस्लिम ब्रदरहुड पे पाबंदियाँ लगाईं तो जब वो उभर के वापस आए तो आपने देखा ना सिर्फ इंतखाबी तौर पर कामयाब हुए, उनको बहुत देर तक आप फिर कलअदम करार नहीं दे पाए, फिर फौजी आमरीत आई, एंड खैर दैट माइट बी डिविएटिंग फ्राम द सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ अहमद बिलाल महबूब साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहैसियत एक इंतखाबी तंजीम रजिस्टर होने दिया, इंतखाबात में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद जो एक सिलसिला चलता आ रहा है धरनों का, रोड ब्लॉक्स का, तशद्दुद का, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पुलिस अफसरान जो शहीद हुए हैं उनको भी खराज तहसीन पेश किया, इश्तियाल में इजाफा करने का, वो आपके सामने है। सवाल यही है अहमद बिलाल साहब, अभी ज़ैगम साहब ने बात की जो सियासी जमातों का एक मरकज़ी किरदार होता है हर जमहूरी निज़ाम में, यहाँ आर्टिकल 17(2) के तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कुछ ना कुछ शिकों के सब्जेक्ट हैं, और उनमें अगर हुकूमत वक्त को लगे कि आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या उसकी इंटेग्रिटी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो एक रेफरेंस अदालत उज़्मा को भेज सकते हैं। तो क्या ये सब का सब कानूनी दायरे में नहीं हो रहा? देखिए मैं ज़ैगम साहब के जो दलाइल हैं बहुत वज़नी हैं, उनके बहुत ठोस है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर ये बात सिर्फ सोच की हद तक होती ना, कि अगर ये एक जमात है जिसकी एक सोच है और उस सोच को असम्बली के अंदर रिप्रेजेंटेड रहना चाहिए, तो मुझे उससे पूरा इत्तफाक था। लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ सोच नहीं है, अब ये सोच से आगे बढ़ के इन्होंने इसको अमल में तब्दील कर दिया है और चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है, और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया है
तो उसके नतीजे में हमारे पुलिस के जवान भी हलाक हुए हैं, कोई दूसरे लोग भी हलाक हुए हैं, मुल्क का निज़ाम। और ये पहली बार नहीं हुआ, अगर ये पहली बार हुआ था तो फिर भी शायद शक का फ़ायदा दिया जाता, और अगर ये चंद हज़ार लोगों का मामला होता तो फिर भी शायद शक का फ़ायदा दिया जाता। ये तो बाकायदा अगर आप उनके सोशल मीडिया से उनकी गुफ्तगू सुने तो एक बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से इस बात को कहा जाता रहा है। तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि ये अब काफ़ी हद तक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि उससे अलग हट के कोई ऐसी चीज़ है जो सियासी जमात की हैसियत से रजिस्टर हो गए हैं। अब ये हमारे कानून के अंदर ये सुकम कह लें या कुछ कह लें, लेकिन बहरहाल ये है कि सियासी जमातें जो 3-4 बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर देती हैं, पैसे जमा करा देती हैं, 1000 लोगों की या 2000 लोगों के शनाख्ती कार्ड जमा करा देती हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जमा करा देती हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि उनको रजिस्टर करे। रजिस्ट्रेशन भी उसको नहीं कहते, एनलिस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की हमारे दस्तूर के मुताबिक किसी को भी इजाज़त है कि वो अपनी पार्टी बना ले, क्योंकि हमें हक है इकट्ठे होकर अपनी असम्बली का। लेकिन ये एनलिस्टमेंट उसी वक्त होती है जब आपको कोई सिंबल लेना हो। तो ये उनको एनलिस्टमेंट के लिए जो ज़रूरियात थी उन्होंने पूरी कर दी। लिहाजा जब पिछली दफ़ा ये मामला ज़ेर बहस आया था तो इलेक्शन कमीशन कानूनन उनकी एनलिस्टमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता था। उसके लिए तरीका यही था कि उसके लिए एक रेफरेंस भेजा जाता, सुप्रीम कोर्ट उससे कंकर करती और उसके बाद ये डिज़ोल्व होती। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो चीज़ें सामने आई हैं और बार बार सामने आई हैं, कानूनी रास्ता तो यही था। बिल्कुल ठीक, इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू दो राय। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वन टाइम वजीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब को जब तब्दीली सरकार ने फाइनेंस के पोर्टफोलियो के साथ नवाजा तो पीटीआई के बेस से यही तनकीद हुई कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हफीज़ शेख साहब टैक्स बेस वसी करने में नाकाम नहीं हुए? क्या मईशत और इकनॉमिक एक्टिविटी को बहाल करने में नाकाम नहीं हुए? क्या IMF के शिकंजे में पाकिस्तान मज़ीद फंसता ना रहा? और क्या अब असद उमर साहब, जिनको काफ़ी एक तब्दीली की अलामत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्वर करती थी, उनसे पोर्टफोलियो लेके हफीज़ शेख साहब को वही पोर्टफोलियो सौंपना क्या एक मुस्बत कदम था? अब एक बार फिर एग्जैक्ट वही क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रही है जब हमाद अजहर साहब, जो कि एक डायनामिक और इलेक्टेड वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे अब पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया है। चार्ज था उनके पास, जो हफीज़ शेख साहब से चार्ज ले लिया गया था और हमाद अजहर साहब को दे दिया गया था, वो चार्ज अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और वन टाइम वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब को मिलेगा। याद रहे, शौकत तरीन साहब वही हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से कह रहे हैं कि वो सिर्फ काबीना में तब शामिल होंगे जब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के उन पर केसेस विड्रॉ कर दिए जाएंगे। अब विड्रॉल हुआ ना हुआ वो शायद और बात है, लेकिन शौकत तरीन साहब का भी एक गहरा ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप से, और सवालिया निशान एक बार वही उठते जा रहे हैं। जैगम खान साहब, सर आपने खैर इसमें शायद द ले ऑफ द लैंड इज इन फ्रंट ऑफ यू। शौकत तरीन साहब, जैगम साहब, क्या एक बार फिर वही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एक लेजे फेयर एक चलता आ रहा था, IMF से बात करें, IMF के मुताबिक जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करें और मईशत को इसी तरह चलाते जाएं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर, किस तरह देखते हैं सर? और मुतबादिल क्या है? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मेरे ख्याल आपने खुद जवाब दे दिया जो आखिरी बात की कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर चलाएंगे तो फिर तो यही होगा, हर 5वें साल IMF भी होगा और मईशत की हालत भी बद से बदतर होती चली जाएगी। देखिए, चॉइसेस में खाली जो चॉइसेस हैं मिनिस्टर्स की, उसमें मसला नहीं है। मेरे ख्याल में हफीज़ शेख साहब जैसे लोगों को भी को ज़रूरत से ज़्यादा उनको बेचारों को स्केप गोट बनाया जाता है, क्योंकि टेक्नोक्रेट होने के नाते वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। अब टैक्स की आपने बात की, अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का एक तकरीबन 1/4 आपकी जो इकानमी है वो ट्रेडर्स के पास है। ट्रेडर्स पे टैक्स लगाना था,
अब ये चाहे हफीज शेख का मसला था या ये पॉलिटिकल मसला था, और जब ये स्टेप लेने का वक्त आया तो 1 साल पहले, 1 साल कुछ महीने हुए हैं, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान धरना लेकर आए हुए थे। उसी वक्त ट्रेडर्स ने कहा कि हम भी इस्लामाबाद आने वाले हैं, तो हुकूमत यरक गई, पीछे चली गई, और आपने टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए जो एक अहम तरीन कदम उठाना था, इतना बड़ा ग्रे एरिया जो टैक्स करना था, जिसके पास इतनी दौलत है, तो हुकूमत ने नहीं किया। तो ये तो पॉलिटिकल इकानमी का मसला था ना, हफीज शेख क्या कर लेता। इसी तरह आप जो चीनी का या गंदम का मसला है, ये तो फाइनेंस का मसला ही नहीं था, गवर्नेंस का मसला था, लेकिन ये भी जो इल्ज़ाम है वो हफीज शेख पे डाल दिया गया। फिर हफीज शेख जैसे लोगों को तो बुलाते ही आप उस वक्त हैं जब मामला गारत हो चुका होता है और आपको IMF से बात करनी होती है, और आपको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस के साथ डील कर सके और जो पब्लिक फाइनेंस का एक्सपर्ट हो। तो वो आया बेचारा, उसने अपना काम कर लिया, अब आप उसने को ख्वार करके और मुंह पे मिट्टी मल के उसको वापस भेज दिया। शौकत तरीन आए, शौकत तरीन भी पर्सनली मुझे तो बड़े पसंद हैं, काबिल आदमी हैं, ज़हीन आदमी है, साफ गो हैं। इस वक्त वो खुशामद नहीं कर रहे, इकानमी पे बड़ी ठीक बात कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल में उनकी एक अहमियत ये है कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड आदमी है। वो ये कह रहे हैं इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है कि आप IMF के मोड से अब निकल के कितने दिन रहेंगे। जब भी आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो 2-3 साल के बाद इकानमी बेहतर होना शुरू होती है, आप ग्रोथ के मोड में वापस आते हैं। इस साल आप वापस आने का इस बार नाम ही नहीं ले रहे। कुछ तो कुदरती मसाइल हैं बाहर के, और कुछ फिर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं, और जैसे वो खुद शौकत तरीन कह रहे हैं कि इकानमी की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिस वजह से हम ग्रोथ के मोड में जा ही नहीं रहे। और ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। हमारी जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, हमारी जिस तरह से बेरोजगारी है, दुनिया जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो हमारा क्या फ्यूचर है अगर हम ग्रोथ को नहीं गेन करेंगे। तो पर्सनली उनका मसला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हुकूमत ऐसे सख्त इकदामात उठाने को तैयार है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने को तैयार है जिसकी पॉलिटिकल प्राइस होगी, या ये भी सिर्फ पेपर वर्क करके सिर्फ काम निपटाएगी और वक्त धकेलेगी जिससे कुछ नहीं होगा। ठीक। अहमद बिलाल साहब, जब हम बात करते हैं किसी भी वज़ीर ख़जाना की, आखिरकार इस मुल्क में वज़ारत ख़जाना की, वज़राए ख़जाना की एक तवील फ़हरिस्त है। महबूबुल हक साहब हों, ग़ुलाम इसाक़ खान साहब हों, और अब जैसे आपने देखा पिछले 2.5 साल में ही अब 4 वज़ारत ख़जाना तकर्रुर हो चुके हैं। तो ज़ैगम साहब के पॉइंट को साथ लेके चलते हुए, क्या पूरा मलबा हम डाल देते हैं इन इंडिविजुअल्स पे? जब आपका एक्सपोर्ट बेस इतना तंग हो, जब जिस तरह ज़ैगम साहब ने कहा आपकी ट्रेडर कम्युनिटी टैक्स देना चाहती नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी है नहीं, ज़्यादा इकॉनमी में आपकी डायनामिज़म नहीं है, तो क्या ये वो स्ट्रक्चरल वजूहात हैं जो कोई वज़ीर ख़जाना किसी जादू की छड़ी से तब्दील नहीं कर सकता? और अगर नहीं कर सकता तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? मैं इत्तफाक करता हूँ कि देखिए, ये जो वज़राए कराम आते हैं, बदलते हैं, इनका पॉलिसियों से बहुत कम ताल्लुक़ होता है। ये अमूमन वज़ीर ख़जाना तो फिर किसी हद तक एक ताल्लुक़ इसलिए होता है कि एक टेक्निकल सी चीज़ है, और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ चूँकि गुफ्तगू करना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, तो कुछ तजर्बाकार लोग जिन्होंने ये काम किया होता है और उनकी एक साख होती है उन इदारों के मुकाबले में के सामने, तो वो फिर लाए जाते हैं और उन्हीं से ये काम लिया जाता है। लेकिन जो पॉलिसियाँ होती हैं वो तो उससे कहीं बढ़ के हुकूमतें, रियासतें तय कर चुकी होती हैं, और उनकी जो लिमिटेशंस होती हैं, जो उनकी हदूद होती हैं, वो पहले तय हो चुकी होती हैं। तो अब वो बेचारा वज़ीर आके क्या करेगा? तो इसलिए मैं ये दुरुस्त समझता हूँ कि ये बातें सियासी जमातों को, जब वो अभी हुकूमत में नहीं आती, वो अपनी पॉलिसियों के ऊपर गौर व फिक्र करें। अपने ऐसे लोग जो कल को हुकूमत में आएँ तो वज़ीर बन सकें, शैडो कैबिनेट की शक्ल दें, या उसके बगैर उनको कुछ चीज़ों के बारे में उनको ज़िम्मेदारी दें कि पॉलिसी के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी करें, अपने आप को एजुकेट करें, और कोशिश करें ताकि वो कल को जब हुकूमत पे आएँ तो किसी काबिल हों कि वो कैबिनेट में को पोजीशन संभाल सके। हमारी सियासी जमातें ये काम कतन नहीं करती। अचानक जब उन्हें हुकूमत में आती हैं तो फिर वो इस तरह से काम करती हैं जैसे ये मौजूदा हुकूमत पिछले 3 साल से काम कर रही है।
कभी किसी को बिठा देते हैं, कभी किसी को बिठा देते हैं। तासुर देना मकसूद होता है कि कोई अब ये तब्दीली की शायद सूरत निकलेगी, लेकिन कोई तब्दीली की सूरत नहीं होगी। वैसे ही कि मामला चलता रहेगा, क्योंकि ये जो इसके पीछे जो पॉलिसी है या जो कोई सॉलिड काम है या होमवर्क है या जो तैयारी है वो बहुत ही कमज़ोर है। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे जो वज़ीर इनको बनाया जाएगा 6 महीने के अंदर इनको या तो किसी जगह से फिर मुंतखब कराएंगे, मुंतखब नहीं करा सकेंगे तो अंजाम वही होगा जो हफीज़ शेख साहब का हुआ। तो इस मामले में भी ये बड़ा कमज़ोर मामला है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ एक नुमाइशी सी चीज़ है, इसका कोई मामला मतलब इसके अलावा कुछ नहीं है कि एक तासुर दिया जा सके कि शायद हम कोई बेहतरी की तारीफ आप गामज़न होने वाले हैं। ज़ैगम साहब, ये जो बेहतरी का एक तासुर है फाइनेंस से हट के, आपने देखा कि काबीना में काफ़ी बड़ी रीशफल हुई। हमाद अज़हर साहब को तवानाई का वज़ीर बना दिया गया, फवाद चौधरी साहब को एक बार फिर वज़ीर इतलात बना दिया गया, और जो शौकत तरीन साहब का सिलसिला है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले भी कई पोर्टफोलियोज़ में रीशफलिंग हुई, लेकिन आपने देखा कि प्लेयर्स वही रहे, शायद जो ताश के पत्ते थे वो तब्दील होते रहे। तो जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ कारकर्दगी को देखता हूँ, और जब कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं होती तो पोर्टफोलियो भी आपसे ले लिया जाएगा, कलमदान भी आपसे ले लिया जाएगा, क्या ये दुरुस्त असेसमेंट है? किस तरह देखते हैं? देखिए, कारकर्दगी वो किस बुनियाद पे देखते हैं, परखते हैं, उन्होंने अवाम को तो नहीं बताया, हमें तो नहीं बताया कि वो कौन से मेयार हैं जिन पर वो कारकर्दगी परखते हैं, वो कौन सा क्राइटेरिया है या वो कौन से टारगेट्स हैं। हमें कहा जाता है कि वज़रा को टारगेट दिए गए हैं, लेकिन हमें आज तक पता तो नहीं चला कि वो कौन से टारगेट्स हैं। अगर इकानमी है तो ग्रोथ का क्या टारगेट है, अगर तालीम है तो खानदगी का क्या टारगेट है, अगर सेहत का है, आजकल कोरोना का मामला चल रहा है तो वैक्सीनेशन का फॉर एग्जांपल क्या टारगेट है। तो हमें तो मालूम नहीं है कि वो किन टारगेट्स पर परखते हैं, किन म्यार पर परखते हैं। हमें ये मालूम है कि उनकी जो सोच रही है वो ये रही है कि लीडरशिप को सेंट्रलिटी हासिल है, गुड गवर्नेंस में, तब्दीली में, माशरे के बेहतर होने में, मुल्क के बेहतर होने में। इंस्टीट्यूशंस की निस्बत उनकी ज़्यादा तवज्जो जो है वो टीम पर रही है, लेकिन टीम का मामला आपके सामने है। ये तो वो ग्रुप है जो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप एक स्टेप नीचे चले जाएं, जो इतना ही अहम होता है, अगर आप ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर चले जाएं, तो देखिए कस्टोडियन तो एक मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होता है ना। मिनिस्टर जो है वो एक ओवरऑल गाइडलाइन देता है, लेकिन वजारत को चलाने वाला तो जो स्टेट के बिहाफ पे सेक्रेटरी होता है। तो सेक्रेटरीज के अगर आप तबादले देखें तो वो तो होशरुबा है। आपको ऐसे ऐसे महकमे भी नजर आएंगे जिसमें 2.5 साल में 8 दफा सेक्रेटरीज बदल दिए गए हैं। तो खुद लीडरशिप जिसको वो सेंट्रलिटी देते थे उसमें वो खुद भी मुतमैन नहीं है। हमें तो वो क्या मुतमैन करेंगे, वो खुद भी मुतमैन नहीं है कि क्या वो ऐसी टीम बना पाए हैं जो वो चलाए। लेकिन हमारे ख्याल में तो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिस पर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। और एक होलिस्टिक पिक्चर लिए हुए टीम को और इदारों को दोनों को बेहतर किए हुए हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। ठीक है अहमद बिलाल साहब, आप भी इस पर पहले इस मौजू पर बात कर चुके हैं और कुछ इस्लाहात भी सजेस्ट कर चुके हैं। ज़ैगम साहब का जो पॉइंट था ब्यूरोक्रेसी का, अब आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक टास्क फोर्स भी बनाई, उसमें इशरत हुसैन साहब ने भी एक लाए अमल तय किया, लेकिन इसको अब पिछले 10-15 साल से बताया जा रहा है कि ये एक वो मेक और ब्रेक वाला रिफॉर्म है जो कि कोई हुकूमत कर नहीं पाती। और आपने वही जो पुराने और ऑसिफाइड किस्म के निज़ाम हैं उनको ही आप आगे चलाते आ रहे हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी अभी इंसेंटिवाइज नहीं है और कारकर्दगी की रोशनी में नहीं चलती, और उसी वजह से चाहे आपके जो भी मुंतखब वज़रा हों, चाहे आपके जो भी मुशीर या मुआवन तकर्रर हो जाएं, गवर्नमेंट की मशीनरी उतनी ही अनप्रोडक्टिव रहती है। इस पर सर क्या राय रखते हैं? देखिए, ये जो इस्लाहात का मामला है इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि ये जो जमहूरी निज़ाम में कुछ हुकूमतें बसर इक़्तिदार आती हैं, उनके पास
वो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं होता जिसकी बुनियाद पे वो कोई ठोस किस्म के इस्लाहात कर सकें। वो दावे तो बहुत करके आती हैं और वादे भी बहुत कर लेती हैं और बड़े बुलंद बांग बातें करती हैं, लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं जैसे मौजूदा हुकूमत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत के पास ना तो अपनी तैयारी थी और ना ही अब इनके पास अब पॉलिटिकली इनके पास वो अपने नंबर्स हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में जिसकी बुनियाद पे वो कोई बुनियादी तब्दीलियां कर सके। अगरचे ये सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स में कुछ चीज़ें तय की गई हैं और वो हमें बताया जाता है कि वो होने वाली हैं, हो रही हैं, कैबिनेट उनकी अप्रूवल दे चुकी है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, उसके असरात शायद नज़र आएंगे। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उससे ये बहुत कम है जितनी इस्लाहात की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है जितनी की ज़रूरत है वो उसी वक्त हो सकती हैं जब कोई हुकूमत इतनी ताकतवर हो और इतनी एजुकेटेड हो, एजुकेटेड इस मामलों में कि उस मामले के बारे में पूरी तरह से वो तैयारी कर चुकी हो। तो ना तो हुकूमत ने तैयारी की हुई है, ना इस हुकूमत ने इसके पास वो नंबर्स हैं। ये तो एक बहुत कमज़ोर बैसाखियों पे खड़ी हुई है और अगर ये मामूल के काम भी चला ले तो भी मैं समझता हूँ कि उसे गनीमत समझना चाहिए। बड़ी तब्दीलियाँ और रिफॉर्म्स ये तो वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हैं ऐसी हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी इत्तेहाद जो कि पहले 10 सियासी जमातों की बनी हुई थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा टूटती जा रही है। और जो PDM के सबसे सीनियर रहनुमा हैं, सरबराह हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, उनका कहना है, बल्कि गुजारिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से कि इस इत्तेहाद को छोड़ने का जो फैसला है उसको एक बार फिर रिकन्सिडर कर लें, तवज्जो दे दें और PDM के इत्तेहाद में एक बार फिर शामिल हो जाएं। तो इस पर ज़ैगम खान साहब, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का मुस्तकबिल है, आपके करीब क्या है सर? इसी शो पे जो अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान साहब थे, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक सियासी जमात नहीं है और ANP को या किसी भी सियासी जमात को एक शो कॉज नोटिस नहीं भेजना चाहिए था। ANP is not answerable to any electoral alliance। और जैसे आपने देखा उसी तरह फिर ये दरार ज़्यादा से ज़्यादा पड़ते रहे और फिर राहें जुदा हो गईं। क्या कहते हैं ज़ैगम साहब? जी देखिए, तो टेक्निकल बातें हैं, ये तो आपस में उनकी बहस चल ही रही है। लेकिन एक बात हमारे सामने है, वो ये है कि देखिए, जब भी इत्तेहाद बनते हैं और इत्तेहाद में शामिल लोग या कुछ लोग ये समझते हैं कि इत्तेहाद का मकसद हासिल हो गया, तो उस इत्तेहाद में उनकी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर इलेक्ट्रल अलायंस नहीं था, नहीं है, तो और इलेक्शन भी अभी दूर हैं। मैं ये समझता हूँ इस अलायंस के बनने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो हमें 1 साल 1.5 साल पीछे जाना पड़ेगा या शायद 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। वो हालात थे जिसमें जो जमातें हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनके पास कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 1 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है और जो हुकूमती जमात है वो ये फैसला कर चुकी है कि अपोजिशन को कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं देनी, मीडिया पर भी उनको जगह नहीं देनी, उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने देना, उनको रगड़ा भी लगा के रखना है। तो ऐसे हालात में ये पार्टीज एक दूसरे के करीब आई थी, अगरचे उनके मफादात जो थे वो एक दूसरे से अलग अलग थे। हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी के मफादात में और मुस्लिम लीग नवाज के मफादात में बहुत फ़र्क है, दोनों के हालात में फ़र्क है। एक इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है, एक सूबे में हुकूमत कर रही है, पिछले इंतखाबात में उसका लॉस नहीं हुआ, जबकि दूसरी जो पार्टी उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है और वो ये भी समझती है कि पिछले इलेक्शन में उसके साथ बहुत हाथ हुआ। तो PDM को आप कामयाब कहें या नाकाम कहें, लेकिन इस अरसे में जो चीज़ हुई वो ये हुआ कि बिल्कुल ये बात अब वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान में ये हुकूमत PTI एक यक जमाती पार्टी के तौर पर इस मुल्क को नहीं चला सकती। सियासी जमातों के लिए बहुत सारी स्पेस निकल आई। शायद जैसे इल्ज़ाम लगाया जाता है
कि कुछ जमातों के लिए कुछ रास्ते भी खुल गए, और जब वो रास्ते खुल गए तो उनकी दिलचस्पी भी ख़त्म हो गई। तो मेरी राय में तो वजह ये है कि अब पीडीएम में कुछ जमातों के लिए उतनी दिलचस्पी नहीं रही जितनी थी। अब जहाँ तक पीपल्स पार्टी के और एनपी के वापस आने की बात है, मेरे ख्याल में वो पहले ही आ जाते अगर मौलाना और मुस्लिम लीग नवाज उनको थोड़ी बहुत फेस सेविंग देते। पिछले इजलास में तो मौलाना का जो रवैया था वो वाज़ेह कोई फेस सेविंग देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने नहीं कहा कि हम जाएंगे या मनाएंगे या बात करेंगे, उन्होंने कहा कि तुमने आना है तो आ जाओ, अपनी गलती का एहसास करो। मेरी राय में अगर थोड़ी सी मौलाना ने फेस सेविंग दी, थोड़ी सी कोशिश की जो अभी होती नजर आ रही है, तो ये जमातें इकट्ठी तो हो जाएंगी, लेकिन ये अनईजी अलायंस ही रहेगा। ठीक। अहमद बिलाल महबूब साहब, एक जानब शायद खकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जो नज़रियाती तरीक़ें होती हैं वो असूलों को कुर्बान नहीं कर सकती, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ही काफ़ी है हुकूमत को टफ टाइम देने। आप सर किस तरफ सोए करते हैं? क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट असूलों की सियासत कर रही है और उस वजह से पीपल्स पार्टी, जो कि शायद ज़्यादा सियासी एक्सपीडियंस को देख रही थी, उसकी राहें जुदा हो गई, या जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा अभी इस्तीफ़ों का वक्त नहीं आया, और जो शहरी रहमान साहिबा ने इसी में ही फिर एक बयान किया था काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आप ख़ुद वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांगते हुए अपने इस्तीफ़े किस तरह देंगे? बल्कि माजरत सर, आई थिंक दिस वाज नैयर बुखारी साहब, नॉट शहरी रहमान साहिबा। जी अहमद बिलाल साहब। देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों बड़ी सियासी जमातें और उसके साथ दूसरी भी जमातें एक टाइट कॉर्नर में थी और अपनी बका की जंग लड़ते हुए उनके लिए ये लाजमी हो गया था कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ें और फिर किसी हद तक वो इस हुकूमत के जबर कह लें या अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो कुछ हो रहा था उसका मुकाबला करें। तो उसका ये बुनियादी मकसद यही था कि ब्रीदिंग स्पेस कुछ उनको मिले, वो इसमें ऑपरेट कर सकें। वरना मैं नहीं समझता कि कोई हकीकत पसंद लोग इसमें ये वाकई यकीन रखते थे कि इस इत्तेहाद के नतीजे में मौजूदा हुकूमत चलती बनेगी और वो नए इंतखाबात करवा लेंगे। अगर ऐसी कोई सोच थी तो चंद लोगों की सोच थी, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो मिसमैनेजमेंट हुई है वो दो बुनियादी एक नुक्ता नज़र थे। ठीक है, फ़ायदा दोनों ने कुछ ना कुछ उठाया होगा, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता नज़र का इख्तलाफ था वो एक तो ग्रुप ये चाहता था कि वो फौरी तौर पे इस्तीफ़े दे के और अब बिल्कुल रास्त इक़दाम पे आ जाए, सड़कों के ऊपर आ जाए और हुकूमत को कोई मौका ना दें और असम्बलियों से बाहर निकल आए। और दूसरा ग्रुप उन्हें ये समझाता था कि असम्बलियों के अंदर भी काम किया जा सकता है, बाहर भी करें लेकिन असम्बली के अंदर भी करें। मैं ज़ाती तौर पे हकीकतन ये उस ग्रुप के हक़ में बात करता हूँ जो ये समझती है कि असम्बलियों के अंदर भी बहुत कुछ करने को बाकी है। और आप ये इस तरह से पहले इन लोगों ने ये गलत इनको फैसला किया था कि हम सेनेट से पहले इस्तीफ़ा दे दें तो सेनेट के इलेक्शन ही नहीं होंगे। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि कानूनी पोजीशन ये नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी अगर इस बात पे कंप्रोमाइज़ कर लें, पीपल्स पार्टी ने अच्छा नहीं किया कायदे इस इख्तलाफ के मामले में, एक बड़ी छोटी सी बात थी, वो उसे ठीक से हैंडल कर सकते थे, लेकिन इस्तीफ़ों के मामले में मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ज़्यादा दुरुस्त है और इनको दोनों चीज़ें अडॉप्ट करके आगे चलना चाहिए। और इन दोनों का फ़ायदा है कि जब तक कि हुकूमत है इनको कम से कम कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलती रहेगी, और अगर ये नाकाम हो जाते हैं तो उसके नतीजे में फिर वही पुरानी हैसियत बहाल हो जाएगी और इनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। बिल्कुल ठीक। जैगम साहब, हालांकि हुकूमत वक्त चाहेगी कि उसको भी अपोजिशन के साथ जोड़ा जाए। मैं इसको पिछले सेगमेंट के साथ जो डिस्कशन हुई थी और एक बार बार पॉलिटिकल इकॉनमी की बात हुई और पॉलिटिकल इकॉनमी की मजबूरियों की बात हुई, तो उस पर सर जब हुकूमत वक्त कहती है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मंशूर का भी ये काफ़ी एक सेंट्रल पॉइंट था कि मुल्क भर में एलीट कैप्चर हुआ हुआ है और माफियाज़ हैं हर जगह, इन माफियाज़ का जो होल्ड है पाकिस्तान पे उसको हमने हर हाल में तोड़ना होगा।
तो सर आपने भी बात की चीनी स्कैम की, आटा स्कैम की, अभी जो तवानाई में और पेट्रोलियम में जो सारा क्राइसिस हुआ था, हुकूमत वक्त बार बार कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स तो पब्लिश करती है और फिर तारीफ़ भी की जाती है कि आप पहली बार इन रिपोर्ट्स को पब्लिक नॉलेज में ला रहे हैं, और साथ में एक फहरिस्त भी होती है उन लोगों की जिनको कसूरवार ठहराया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि सज़ाएँ भी नहीं होती, और साथ में जो बात हो रही थी पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, बुनियादी इस्लाहात की, वो भी नहीं हो पाती। क्या ये हमारी सियासी इकॉनमी और उसके हालात व वाक़यात और उसकी मजबूरियों की वजह से है, या अभी भी सियासी विल को सामने रखते हुए ये सब कुछ किया जा सकता है? ये हमारे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बन गया उसकी वजह से है। थोड़ी देर पहले अहमद बिलाल महबूब साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स क्यों नहीं होती या क्या मसाइल हैं। उसमें ये फैक्टर ऐड करना मेरे ख्याल बहुत अहम है कि पाकिस्तान की जो एलीट है उसके इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के या इकानमी के रिफॉर्म्स हों। देखिए, ज़ियाउल हक साहब के बहुत से कारनामे ज़ेर बहस रहते हैं। मेरी राय में जो उनका एक सबसे बड़ा शायद कारनामा है जिसने पाकिस्तान को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, वो ये है कि वो कारोबार को सियासत में लाए और सियासत को कारोबार में लाए, और उसके बाद हमारी एलीट ने दे नेवर लुक्ड बैक। तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म आ गया है, यानी रियासत का और कारोबार का एक गठजोड़ या सियासत का और कारोबार का गठजोड़, कि इतना मजबूत हो चुका है कि इसमें आप सिर्फ पाकिस्तान की पिछले 30 साल की कोई एक कैबिनेट मुझे वो दिखा दें जिसमें शुगर इतनी मजबूत ना हो कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक, कम से कम जिन सेक्टर्स में उसकी इंटरेस्ट है, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले ले। तो जो क्रोनी सेक्टर्स हैं, और अभी आप देखिए आज तो फिर पहले शुगर को ही हम रोते थे, अब मिसाल के तौर पे जो आपका प्रॉपर्टी का लैंड डेवलपमेंट का सेक्टर आ गया। लैंड डेवलपमेंट तो शायद नहीं कहना चाहिए, इसके लिए कुछ ज़्यादा सख्ती लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन चलें आप इसको रियल एस्टेट का सेक्टर कह दें, जो इस वक्त का सबसे बड़ा क्रोनी सेक्टर बनकर सामने आया है, जहाँ पे कारोबार का और सियासत का ऐसा गठजोड़ हो जाए तो वहाँ पे उस तरह का कारोबार कैसे पनप सकता है जिससे रोज़गार भी मिले, जिससे मईशत भी बेहतर हो, जिससे ज़राअत भी तरक्की करे। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा कर्ज ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, और हमारी पूरी एलीट जो इस वक्त पूरी स्टेट पर हावी है, जो आपने एलीट कैप्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो इसमें घुटने घुटने या घुटने से भी ज़्यादा आप पता नहीं कहाँ तक कहेंगे, ये उस पानी में घुसी हुई है, धंसी हुई है, और इसके मफादात नहीं है। जब तक कि अवाम की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं आएगी, बहुत बड़ा शोर नहीं मचेगा कि इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, तो शायद ये अपने तरीके नहीं बदलेंगे। बिल्कुल ठीक। ज़ैगम खान साहब सीनियर कॉलम नगार, सीनियर अहमद बिलाल महबूब साहब सीनियर तजियाकार, उनका ताल्लुक है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी से। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। काफ़ी मुख्तलिफ, काफ़ी डाइवर्स अमूर पर टच किया था। अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।